नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर में। देखिए, आज से हम लोग हर रात में गणित की कक्षा शुरू करने जा रहे हैं। यह गणित आपको JSSC, JTET, जैक DLED अथवा किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव क्लास के एग्जाम में कारगर सिद्ध होगी और साथ ही साथ ये इस क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को भी समझने में आसानी आएगी। तो आप अपने से छोटे बच्चों जो पढ़ रहे होंगे, जिन्हें समझ में ना आए, तो उन्हें भी समझने के लिए दिखा सकते हैं। तो हम आज अपनी श्रृंखला में शुरू कर रहे हैं। आज का पहला पाठ है NCERT के गणित की पूर्णांक पहली अध्याय के साथ। देखिए, मैं आप लोगों को किताब दिखा दे रहा हूँ जिस पुस्तक से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। पुस्तक यहाँ सामने है, एक मिनट। यह पुस्तक है, ये कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक है जिसमें आपको पहला पाठ है पूर्णांक। तो इस पूर्णांक में जो समझाया गया है उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले मैंने बता दिया कि अंकों और संख्याओं का विभाजन कैसे किया गया। चूंकि हम गणित में पढ़ते क्या है, तो गणित में हमारा मूल उद्देश्य होता है गणना करना, यानी कि गिनना, चीजों को जानना। देखिए, शिक्षक बनने के लिए आपको विषय की बारीकी को समझना जरूरी होता है और साथ ही साथ यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो भी आपको विषय को जानना बहुत आवश्यक है। अंक में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन्हें कहा जाता है अंक। अंक बोले तो नंबर नहीं, डिजिट कहें इसको, डिजिट है ये। अंग्रेजी में डिजिट जो है ना, इन्हीं अंकों से दुनिया की हर संख्याएं बनी है। जैसे 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या, वैसी सारी संख्याएं। और इन संख्याओं को पढ़ने और इनकी विशेषताओं के आधार पर हमने कुछ भागों में बांट दिया है। जैसे कि प्राकृत संख्या। सबसे पहले प्राकृत संख्या, क्यों प्राकृत संख्या कहें? दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति गिनती कहां से शुरू करता है? तो 1 से शुरू करता है। चाहे वह इस अंक में लिखे हिंदू अरेबिक की तरह, चाहे वह रोमन के क्रम में लिखे, चाहे वह हिंदी में लिखे, इस तरीके से लिखे, लेकिन वह 1 को 1 से ही शुरू करता है गिनती को। तो 1, देखिए यहां लिख दिया मैंने, यहां के लिए बात है ये। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह की संख्याएं जो है ना, ये प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृत संख्या में अगर आपसे पूछा जाए सवाल सबसे पहला कि प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 1 है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं, तो 1, 2, 3, 4, 5। प्रथम 100 प्राकृत संख्याएं, तो 1 से 100 तक। इस आधार पर कई सवाल तैयार होते हैं। दूसरा, पूर्ण संख्या। अब जैसे कि मान लीजिए आपके पास है एक पेन, तो आपने गिनती शुरू किया 1 से। लेकिन यदि मान लीजिए आपके पास एक भी पेन नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? तो उसके लिए एक अंक बनाया गया है, जीरो की खोज भारत में हुई है। तो जीरो, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से संख्याएं बढ़ती हैं, आगे जाती हैं। इन संख्याओं के बाद यदि आप मान लीजिए बाजार जाते हैं और आप 10 रुपए लेकर बाजार गए हैं, बाजार में 6 रुपए का एक समोसा मिलता है। यदि आप 2 समोसा लेते हैं, 6 रुपए का, तो वो कितना गया? 12। आपने 10 रुपए दुकानदार को दिए, आप कितना रुपए लेकर वापस घर आए? तो कहा जाएगा कि आप घर में आ रहे हैं 2 रुपया माइनस लेकर के, यानी उधार। तो ये संख्या ऋणात्मक संख्या में चली जाती है। तो ऋणात्मक -1, -5, -4 मेरा उद्देश्य आपको गणित को बेसिक स्तर से इस प्रकार समझाना है। मुझे पता है कि आप सब पढ़े लिखे जानकार हैं, जानते हैं, पर कभी कभी भूल चूक में ऐसा हो जाता है कि हम छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं। तो पहले मैं नीचे से शुरू कर रहा हूँ। तो ऋणात्मक संख्याएं, बीच में 0, और धनात्मक संख्याएं। हमने एक रेखा खींची, उसके बीच में 0 लिख करके संख्याओं को इस क्रम से सजाया। इस क्रम से सजाने पर जो ये रेखा दिख रही है, इस रेखा को कहते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा पर जो निरूपित की गई संख्याएं हैं, इन्हें हम ऋणात्मक में 0 से बाईं ओर जाने पर इनका मान कम पाते हैं।
घटते जाता है, यानी कि -6 -5 से कम है, -5 -4 से कम है, -4 -3 से कम है। इसके उल्टा देखिएगा तो दाईं ओर जाने पर संख्याओं का मान बढ़ते जाता है धनात्मक में, 0 से। तो इसका मतलब कि ये धनात्मक संख्याएं, ये ऋणात्मक संख्याएं अगर दाएं से बाएं जाते हैं तो घटते क्रम में, बाएं से दाएं जाते हैं तो बढ़ते क्रम में। इन बातों को बारीकी से समझिए और ध्यान रखिए। संख्या रेखा पर निरूपित 0 धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं को सामूहिक रूप से पूर्णांक या इंटीजर कहा जाता है। इंटीजर कहने का मतलब कि जो भी संख्या हो, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, 0 हो, सबको कलेक्टिवली वी कॉल इट इंटीजर। अब ध्यान देने योग्य कुछ बातें, यहां से तो यूपीएससी तक सवाल उठाया जाता है। देखिए ध्यान से, सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा कोई पूर्णांक नहीं होता है। आपसे पूछ दिया जाए ना कि सबसे बड़ा पूर्णांक कौन होता है, सबसे छोटा पूर्णांक कौन होता है, गलती से भी 0 पर टिक मत लगाइएगा। सबसे छोटा पूर्णांक 0 नहीं होता है। पूर्णांक निगेटिव और पॉजिटिव दोनों रास्ते में चलते हैं, तो इसीलिए ना तो इसका अंत है ना तो उधर में अंत है। तो इसीलिए पूर्णांक ना तो बड़ा होता है ना छोटा होता है। दो क्रमिक पूर्णांकों के मध्य कोई पूर्णांक नहीं होता। आप देख रहे हैं क्या, 0 और 1 के बीच में कोई संख्या है? 1 और 2 के बीच में कोई संख्या है? दो क्रमिक पूर्णांकों के मध्य कोई पूर्णांक नहीं होता है। धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़े होते हैं। तो ये तो बातें थी, मैंने इस कक्षा को शुरू करने से पहले इस चैप्टर की जानकारी दी। अब हम इसके आगे को देखते हैं। चलिए, मैंने इस अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को निकालकर यहाँ सामने स्क्रीन पर रखा है। देखने में कुछ लोगों को यह आसान लग रहा होगा, पर कुछ लोग जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं वो इसे देखने का प्रयास करें और समझने की कोशिश करें। जैसे कि मेरा यह पहला सवाल है कि 24 जोड़ -105 जोड़ 215 -15। देखिए 24, आप पहले एक नियम याद रखिए कि प्लस माइनस और माइनस माइनस में क्या होता है। जब भी कोई दो समान साइन एक जगह आता है तो वह प्लस बनाता है, और दो अलग अलग साइन आता है तो माइनस बनाता है। प्लस माइनस माइनस, 105 प्लस 215 माइनस माइनस प्लस 15। जब हम इसे हल करेंगे, हमेशा याद रखिए कि पहले आप समान चिन्ह वालों को हल कर लें। जैसे कि ये दोनों समान चिन्ह हैं, जब इसे जोड़ा गया 230 जोड़ 105 माइनस 24। अब यहाँ देखिए इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये हो गया प्लस में, इसको इसके साथ जोड़ दिया गया 254 और माइनस 105। तो यहाँ हमें जो उत्तर प्राप्त होगा 9,149। इसी प्रकार जब हम इसे हल करते हैं तो यहां ध्यान से देखेंगे कि 23 -5 -11 प्लस 2। ध्यान से देखिए 23 -5, आप चाहे तो दोनों तरीके जो भी आपको आसान लगे। 23 में से 5 गया 18 -11 जोड़ 2, यहां हो गया 7 जोड़ 2 बराबर 9। देखिए कुछ दो गो वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ सामने लिखी हैं, इसको ध्यान से देखिएगा तो समझिएगा कि किसी प्रक्रिया में कमरे के ताप को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद 10 घंटे के बाद कमरे का ताप क्या होगा? अगर इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं तो उसके 10 घंटे के बाद कमरे का तापमान क्या होगा? 40 डिग्री सेल्सियस, यह शुरुआती अवस्था है, और 5 डिग्री प्रति घंटा, प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 5 डिग्री, दूसरा घंटा में 5 गुना 2 यानी कि 10 डिग्री, तीसरा घंटा यानी कि 5 गुना 3 यानी कि 15 डिग्री। इस तरह घटाते हुए कम करने के लिए माइनस करेंगे, और 5 डिग्री प्रति घंटे के हिसाब से 10 घंटे में 40 डिग्री प्रति माइनस 50 डिग्री। जब माइनस करेंगे तो कितना तापमान हो चुका रहेगा? -10 डिग्री सेल्सियस। याद रखिए, हड़बड़ी में कभी कभी आप जब जल्दबाजी में रहते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन प्रश्नों को हल करने में गलती कर देते हैं।
किसी परीक्षा में 15 प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक मिलते हैं। सरस्वती ने सारे प्रश्नों को हल किया तथा उसके 9 प्रश्न मात्र सही हैं। उसे कितने अंक मिलेंगे? अब जब 9 प्रश्न सही हैं, सही कितने हैं? तो 9, तो गलत कितने हुए होंगे? टोटल कितना है? 15, 15 में से 9 गया तो 6। तो इसीलिए अंक बताया जाए तो सही का अंक कितना बन गया? 9 गुना 6, 9 गुना 4, सही अंक कितने हो गए? अंक जो मिलेंगे 9 गुना 4 यानी कि 36, और गलत वालों के लिए बात किया जाए तो 6 गुना -2 कितना बन गया? -12। अब जब हम दोनों को जोड़ना चाहेंगे तो 36 जोड़ -12, यहां जब जोड़ा जाएगा 36 - 12 यानी कि 24 अंक उसके प्राप्तांक बनेंगे। चलिए अब हम इसके आगे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। मैंने और 2 महत्वपूर्ण सवाल इस चैप्टर से निकाले हैं। ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल है कि एक खाद्य कंपनी यूरिया की बोरियों पर 8 रुपए प्रति बोरी तथा डीएपी की बोरियों पर 5 रुपए प्रति बोरी का नुकसान उठाती है, तो उसने 2000 बोरी यूरिया तथा 3000 बोरी डीएपी बेची, तो उसका कुल लाभ या हानि कितना है? अब देखिए, यूरिया कितना बेचा? 2000। उसमें क्या उठा रहा है? लाभ उठा रहा है। लाभ उठा रहा है तो हमेशा वो प्लस में रहेगा, तो +8 के हिसाब से हमने ले लिया, तो 16,000 रुपया उसको मिलता है। अब डीएपी जब उसने बेचा तो उसने कितना बेचा? 3000 बोरी, और 3000 बोरी में प्रति बोरी उसने कितना का नुकसान उठाया? नुकसान उठाया 5 रुपए का, तो हमने रख लिया -5, क्योंकि नुकसान यानी कि कम होगा। तो 3 बचे 15,000, ये माइनस में रहेगा। अब ध्यान से देखिए, दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमेशा हम जान रहे हैं ये प्लस में माइनस में हमेशा ये बड़ा रहता है, तो 16,000 में से 15,000 गया तो 1,000 रुपया। ये क्या आएगा? चिन्ह बड़ा है प्लस का, तो ये लाभ रहेगा। दूसरा सवाल है कि एक दुकानदार 1 रुपए प्रति कलम के लाभ तथा 40 पैसे प्रति पेंसिल के हानि पर पेंसिल और पेन को बेचता है, तो उसने 5 रुपए की कुल हानि उठाई, यानी कि उसका कुल कितना हुआ है? हानि हुआ है। कुल हानि कितना हुआ है? 5 रुपए का, यानी कि हमने रख लिया -5। अब ये -5 किसके बराबर हुआ है? ये तब हुआ है जब उसने 45 कलम को बेचा है। तो 45 कलम क्या हमेशा लाभ दे रहा था? कितना लाभ दे रहा था? 1 रुपया का लाभ दे रहा था। और इसमें हमने क्या जोड़ दिया? कितना पेंसिल बेचा ये हमको नहीं पता, हमने मान लिया पेंसिल के लिए x। एक पेंसिल बेचता तो 40 पैसे का हानि होता। अब इस पैसे को आप रुपए में कैसे बदलेंगे? हमेशा याद रखिए, पैसे को रुपए में बदलने के लिए आप 100 से भाग दे देंगे। यानी कि मान लीजिए, हम यहाँ रफ में बता दे रहे हैं, आसानी से आप याद कर सकते हैं। इसको जब 100 से भाग देंगे तो 1 0 कट गया, तो ये 0 जो है ऊपर में दशमलव चला जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि पैसे को रुपए में बदलने के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं? दशमलव लगा सकते हैं 2 अंकों के बाद। तो यानी कि हम मान लेते हैं 0.4 रुपए का, इतना का उसको नुकसान हो रहा था। अब याद रखिए, ये क्या रहेगा? ये माइनस में रहेगा। तो अब हम जब आगे लेते हैं 45 प्लस माइनस 0.4x बराबर यहाँ -5। इसको अच्छे से सॉल्व करना चाहेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे तो 0.4x बराबर 45 माइनस, ये -5 उधर चला जाएगा तो +5, ये बन गया 50, और इधर हो गया 0.4x। आगे और देखिएगा तो 0.4x में से x ये गुना में है, 0.4 उधर चला जाएगा भाग में। 50/0.4, पॉइंट का जी ऊपर चला गया। 4 से आप इसको काट सकते हैं, 4 एकम 4, 1 और 0 10, 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी कि 125 पेंसिल
ये हो गया आपका आंसर। देखिए इस तरह के सवाल आपके लिए परीक्षा में बहुत उपयोगी हैं। तो आज हमने देखा पूर्णांक को। इसके अगले अध्याय को मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। तब तक चैनल से जुड़े रहिए और जितना हो सके सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।